लास्ट क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट किए थे, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग 3 फेज में बांट के पढ़ेंगे। पहला कंसंट्रेशन टर्म्स जो पढ़ लिए, दूसरा नंबर सॉल्युबिलिटी है, और तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यही 3 फेज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी देखते हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी सुनते ही ना, ये टर्म बहुत बार सुनने को मिलता है ना। सॉल्युबिलिटी सुनते ही ना दिल में आना चाहिए घुलना, डिजॉल्व होना। ठीक, तो मन में आएगा कितना में घुलना, 1 लीटर में कि 10 लीटर में कि 100 मिलीलीटर में, कितना में घुलना। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल सके, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। फिर से एक बार, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल सके, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। लिखोगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolved in 100 gram of solvent is called solubility। ठीक है, ये तो समझने के लिए कि सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना। डिफिनेशन पूछेगा डिफाइन सॉल्युबिलिटी, तो ये लिख देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो बहुत बार मोलरिटी बोला रहेगा, यह सॉल्युबिलिटी बोला रहेगा। तुम फार्मूला लगा के मोलरिटी निकालोगे, वही आंसर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के बराबर। बहुत बार मोल फ्रैक्शन निकालोगे, वही आंसर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के बराबर। तो वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो अपने एक्सपीरियंस होगा कि बहुत बार सॉल्युबिलिटी, मोलरिटी को सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं, बहुत बार मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। वो सिचुएशन से समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा है। तो वो सब चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि वैसा भी होता है कि मोलरिटी को भी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कभी कभी, मोल फ्रैक्शन को भी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इसका क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या क्या फैक्टर्स है। तो इसका ना 4 फैक्टर्स है। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा, टेम्परेचर। चौथा, प्रेशर। यही 4 फैक्टर्स है सॉल्युबिलिटी का। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आए व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो क्या बोल देंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। ये थोड़ा समझ लो। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, घुलना। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, जैसे इधर 1 गिलास पानी है, इधर में भी 1 गिलास पानी है। इधर में 1 गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी डाल दिए, इधर में 1 गिलास पानी में थोड़ा सा मिश्री डाल दिए, कौन जल्दी घुलेगा, ये। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड किया कि नहीं सॉल्युबिलिटी, है ना। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इधर में 1 गिलास पानी में चीनी डाल दिए, इधर में 1 गिलास बेंजीन ले लिए, उसमें चीनी डाल दिए। इस ई वाला 1 गिलास पानी वाला घुल जाएगा, बेंजीन वाला ना घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, अभी आगे पढ़ना है ना। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड किया कि कैसा सॉल्वेंट है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी डाल देंगे चीनी तो घुल ही जाएगा, उसके हिसाब का डालेंगे सॉल्वेंट में ना, तब जाके घुलेगा। अगर उसके हिसाब का नहीं रहेगा तो ना घुल पाएगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट समझ में आ गया होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि हर चीज़ को अगर मान लो कोई चीज़ में मिला दिए तो घुल गया, ऐसा भी नहीं है। जैसे पानी में दाल मिला दिए, ठीक, दाल बनाना है, पानी में दाल मिला दिए तो क्या वो घुल ही जाएगा क्या, नहीं, टेम्परेचर भी देना होता है। और टेम्परेचर दे के बहुत हद तक ठीक होता है, उसके बाद बहुत बार डल घुटनी से घाटा भी जाता है, तो प्रेशर भी देना होता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पूछेगा तो क्या क्या बोल दोगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। क्लियर है भाई। अब सम पॉइंट्स देखेंगे। सम पॉइंट्स, सम पॉइंट्स में पहला नंबर देखेंगे डिसॉल्यूशन। ये डिसॉल्यूशन टर्म क्या है।
डिसोल्यूशन टर्म क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कोई सॉल्वेंट है, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स डालें, कुछ तो घुलेगा ही, जो भी घुलेगा उसके कारण से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलेंगे। फिर से एक बार, कोई सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले, कुछ भी घुलेगा, जितना भी घुलेगा उसके कारण से कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही सॉल्यूशन का, इसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलेंगे। तो लिखेंगे व्हेन सॉलिड solute particles is added to the solvent, then some solute dissolve and its concentration increases in the solution. This process is called dissolution. तो दिमाग में रखना है ये टर्म कि डिसोल्यूशन क्या होता है। तो कोई सॉल्वेंट है, उसमें सॉलिड 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 पार्टिकल्स डाले, कुछ भी घुलेगा, जितना घुलेगा उसके कारण से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल मतलब होता है सॉलिड, है ना, जम जाना, नीचे में ना सॉलिड बन के जम जाना कोई सॉल्यूशन में। इसमें क्या होता है, जैसे पहले से सॉल्यूशन है, पिछला वाला में क्या लिए थे, सॉल्वेंट लिए थे, सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलाए थे, है ना। इसमें पहले से सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। अब बताओ, सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो है ही पहले से, उसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। जब ये सॉल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे तो सॉल्यूशन का सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ मिल के उसका मात्रा ज़्यादा ना हो गया तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, है ना, सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन में से। जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो अलग सेपरेट हो जाता है, तो सेपरेट हो जाएगा, इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे दूध है, एक गिलास दूध है, उसमें एक चम्मच ये हॉर्लिक्स मम्मी घोल के दी हुई है, ठीक, और एक दो चम्मच और रखे हुए हैं साइड से कि आज थोड़ा मस्ती करना है, थोड़ा एक दो चम्मच और उसमें ये मिला लिए, हॉर्लिक्स मिला लिए। जिसे ही एक चम्मच मिला हुआ है तो थोड़ा अच्छा प्रोपोर्शन में मिला हुआ है, अब दो चम्मच और ऊपर से हॉर्लिक्स डाल लेंगे तो क्या होगा कि पहले तो हॉर्लिक्स मिला ही रहेगा, अब ऊपर से डालेंगे तो ये पूरा जाके क्या होगा, नीचे में बैठ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं कि पूरा ही खाली हो जाएगा, इधर भी मिला रहेगा, लेकिन इसके साथ जो ऊपर से डाले हैं उसके साथ इसमें का मिल के ही नीचे जाके बैठ जाता है, तो क्रिस्टल बन गया ना, सॉलिड जम गया ना। तो इसी को हम लोग इसी ऐसा ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो लिखे होगे some solute particles collide with solute particles of solution and get separated out of solution, मतलब सॉल्यूशन में ही सेपरेट हो गया है ना, एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें सिंपल दिमाग में रखना, वैसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट न घुले, न डिजॉल्व हो, उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुले, डिजॉल्व हो, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को याद करने लगता है कि सिंगल बॉन्ड वाला, नहीं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो। तो लिखोगे सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure is called saturated solution. Next, unsaturated solution. इसमें क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, है ना। लिखोगे सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved at same temperature and pressure is called unsaturated solution. चलो भाई, तो सम पॉइंट्स में ये 4 पॉइंट्स हम लोग को दिमाग में रखना है। डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात, ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी को 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला फेज कंसंट्रेशन टर्म्स था, कंसंट्रेशन टर्म्स को 7 पार्ट में बांट के पढ़े थे। उसी तरह सॉल्युबिलिटी को 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तीसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। हालांकि उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड ना लिख के वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन लिखेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब यही कि सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। ठीक है, फिर से एक बार, सॉल्युबिलिटी को कितना पार्ट में बांट के पढ़ेंगे? 3 पार्ट में। क्या क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में कितना फेज? 3 फेज। 3 फेज में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। पहला कंसंट्रेशन टर्म्स, दूसरा सॉल्युबिलिटी और तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कंसंट्रेशन टर्म्स को कितना पार्ट में बांट के पढ़े हैं हम लोग? 7 पार्ट में। सॉल्युबिलिटी को 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लगता है दिमाग में हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार थोड़ा पॉज करके, थोड़ा बैक करके सुन लोगे, पॉज करके सोच लोगे, फिर आगे बढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यही तीनों देखना है। ठीक है, तो नीचे हेडिंग रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में छोटा सा एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है और नन पोलर सॉल्यूट नन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ समझो। पोलर सॉल्यूट, पोलर मतलब होता है चार्ज वाला, जिसको तोड़ने पे चार्ज निकले, है ना। नन पोलर मतलब होता है जिसको तोड़ने पे चार्ज ना निकले। पोलर सॉल्यूट का एक एग्जांपल तो नमक, NaCl।
NaCl टूटता है तो Na प्लस Cl माइनस आता है, तो ये पोलर सॉल्यूट हो गया। पोलर सॉल्वेंट का एक एग्जाम्पल, तो पानी H2O, इसको तोड़ोगे तो H प्लस OH माइनस निकलेगा ना, तो ये पोलर सॉल्वेंट हो गया। नन पोलर सॉल्यूट का एक एग्जाम्पल, नेप्थलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंथ्रासिन ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब नन पोलर सॉल्यूट है। और नन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल बेंजीन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। बेंजीन का फार्मूला जानते हो, C6H6, तोड़ते हैं तो CH 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 6 गो CH आता है, कोई चार्ज नहीं आता है, तो ये नन पोलर सॉल्वेंट हो गया। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में एक छोटा सा कंसेप्ट क्या दिमाग में रखना है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है, नन पोलर सॉल्यूट नन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है। इसको रटना नहीं है, इसको दिमाग फ्रेम करना है, कंसेप्ट है ना। तो पोलर सॉल्यूट dissolved in polar solvent and non-polar solute dissolved in non-polar solvent। ठीक है भाई, पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व करता है, पोलर सॉल्वेंट में, और नन पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व करता है, नन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे पानी, पानी पोलर सॉल्वेंट है, H2O तोड़ोगे तो H प्लस OH माइनस आएगा, इसमें चार्ज निकलेगा, तो ये पोलर सॉल्वेंट है। इसमें ना पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, सोडियम क्लोराइड, नमक, चीनी, ये सब डिजॉल्व होगा, घुलेगा। हालांकि सोडियम क्लोराइड एकदम अच्छे से घुलेगा, शुगर उतना ज़्यादा नहीं घुलेगा नमक के रेस्पेक्ट में, लेकिन हाँ घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, पोलर है। इधर ले लेते हैं बेंजीन, बेंजीन में नेप्थलीन, एंथ्रासिन, ETC, ये सब नन पोलर है। ये क्या है, पोलर सॉल्यूट है, ये पोलर सॉल्वेंट है। नन पोलर सॉल्यूट है, नन पोलर सॉल्वेंट है, रटना नहीं है, कंसेप्ट दिमाग में रखना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। सोडियम क्लोराइड शुगर पानी में डिजॉल्व होगा, लेकिन बेंजीन में नहीं होगा, दिमाग में करना है सुन के। सोडियम क्लोराइड शुगर पानी में डिजॉल्व होगा, लेकिन बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक, आगे सुनना। नेप्थलीन एंथ्रासिन बेंजीन में डिजॉल्व होगा, लेकिन पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? बिकॉज पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नन पोलर सॉल्वेंट। यही कंसेप्ट है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और नन पोलर सॉल्यूट नन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। क्वेश्चन सुनना, सोडियम क्लोराइड and sugar dissolve in water, whereas naphthalene and anthracene do not. However, naphthalene and anthracene dissolve in benzene, whereas sodium chloride and sugar do not. Why? Answer यही, because polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. क्लियर होगा? रटना नहीं है, समझ के रखना है कि पोलर है, ये भी पोलर है, तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन वही अगर ये नन पोलर है, नन पोलर सॉल्यूट नन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, इसको अगर पोलर सॉल्वेंट में डाल देंगे तो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। जिस नेचर का आदमी रहता है ना, उसी नेचर वाले आदमी से ना बात करना चाहता है। अगर कोई अच्छा है और वो बहुत फालतू से नहीं चाहेगा बात करना, हो सकता है कुछ देर के लिए बात कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बात नहीं करना चाहेगा। कोई बहुत बेकार है, वो फिर बहुत अच्छा से भी नहीं चाहेगा बात करना, वो सोचेगा हम मेरे ही जैसा कोई मिलेगा तो हाँ ठीक है बात करेंगे, ये ठीक नहीं है ना, ये मेरे हिसाब का नहीं है। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, नन पोलर सॉल्यूट नन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है।
कोई बोलेगा पोलर मतलब क्या, तो जिसको तोड़ने पे चार्ज निकले। नन पोलर मतलब क्या, तो जिसको तोड़ने पे चार्ज न निकले। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछता है ना। देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं ना, तो इसी के अंदर ही ना इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दिमाग में करना है, ये सब ये नहीं कि रटना स्टार्ट कर देना एक तरफ से, ये समझ के कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्या आंसर बोलेंगे हम लोग, ये समझना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे। थोड़ा सोचो, पॉज करके थोड़ा सोचो कि एक बर्तन में सॉलिड और लिक्विड दोनों है, ठीक ठीक। अब ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिए, तो जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसका सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि वैसा ही रहेगा, ये सोचो थोड़ा पॉज करके। सोचा हो जाए तो फिर सुनना आगे का। तो सॉलिड और लिक्विड का सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, गैस कंप्रेसिबल इन नेचर होता है। वही अगर गैस मिला रहता ना तो और अच्छे से कंप्रेस हो जाता, मिल जाता, तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता, बढ़ जाता। लेकिन सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल नेचर होता है, तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आंसर क्या बोलोगे, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बिकॉज दीज आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, क्योंकि ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। लिखोगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid in liquid because these are incompressible in nature। रट के नहीं रखना है यार, रटना स्टार्ट करोगे ना ये सब चीज तो गड़बड़ा जाएगा। याद करने वाला चीज को करते हैं ना, मोलरिटी का डिफिनेशन करो ना, उस समझ के फिर याद करो उसको। मोलरिटी का याद करो, मोल फ्रैक्शन का करो, इसको नहीं, इसको बिल्कुल भी नहीं। इसका क्वेश्चन पहले सोचो, क्या क्वेश्चन इससे देख के क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड। अब सोचो कि सॉलिड और लिक्विड है, अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मिलेगा क्या, नहीं, क्यों, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, हो गया। अब उसी को तुम कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका क्वेश्चन तुम लोग समझ गए होगे कि इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर से एक बार क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भाई, टेम्परेचर को दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं हम लोग। पहला इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जानते हो डेल्टा एच जो है ना वो पॉजिटिव रहता है, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक, हीट क्या रहता है, एब्जॉर्ब्ड रहता है। लेकिन वही अगर एक्जोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच निगेटिव होगा, मतलब हीट रिलीज्ड होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या करो, क्या क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ना, तो तुम क्या करो, सॉलिड और लिक्विड मिला दो, मिला दो सॉलिड और लिक्विड। यही नहीं पूछ रहा था, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये मिला दो। और हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड मतलब समझ रहे हो, रिएक्टेंट साइड,
और हीट अगर रिलीज होता तब किस साइड, प्रोडक्ट साइड, हीट दे दो रिएक्टेंट साइड, क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में लिख रहे हो। अगर वही एक्सोथर्मिक के केस में लिखते तो हीट इज रिलीज्ड प्रोडक्ट साइड लिख देते, है ना। चलो तो हीट दे दो, उसके बाद इस साइन दे दो और इधर में लिख दो सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है सॉलिड और लिक्विड बनेगा तो इसका सॉल्यूशन बनेगा इधर, है ना। और इसमें हीट क्यों आ गया बता दो, क्योंकि इंडोथर्मिक है। अगर टेम्परेचर का बात नहीं करता तो फिर ई लिखने का कोई जरूरी नहीं था। टेम्परेचर का बात करे तो ई लिखना है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में इधर लिखना है, एक्सोथर्मिक के केस में प्रोडक्ट साइड में लिखना है। अब तुम सोचो भाई कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक, तो हीट भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है यार, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हीट बढ़ जाएगा। और ई डबल एरो मतलब इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब दोनों बराबर है, ठीक, दोनों बराबर है। टेम्परेचर बढ़ाएं तो हीट बढ़ा, हीट किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है, हीट बढ़ा, ए देखो बढ़ गया। जब ये बढ़ जाता है, ली चैट लेयर्स क्या बोले थे कि ज्यादा से कम की तरफ जाएगा मिनिमाइज करने के लिए, तो उधर की तरफ जाएगा। उधर की तरफ जा रहा है मतलब सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, और सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है मतलब ये दोनों मिल रहा है तभी तो उधर की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो मेरा बात, दोनों मिल रहा है तभी तो उधर की तरफ जा रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये बात हो गया। ये किसके लिए हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो गया। अब दूसरा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एच निगेटिव। इसके लिए अगर रिएक्शन लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन तो वही है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड मिला दो, सॉलिड प्लस लिक्विड। इस केस में हीट कहाँ आएगा, प्रोडक्ट साइड। पहले सॉल्यूशन लिखो फिर हीट लिख दो, ठीक। चलो अब क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो। जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, हीट क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा टेम्परेचर बढ़ा हीट बढ़ा, हाथ ऐसे कर लो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इधर वाला रिएक्टेंट और इधर वाला प्रोडक्ट, ठीक। चलो टेम्परेचर बढ़ा था हीट बढ़ा, हीट देखो प्रोडक्ट साइड है ना, टेम्परेचर बढ़ा था हीट बढ़ा, देखो इसको बढ़ा दिए, बढ़ गया। अच्छा तो बढ़ गया तो भाई किधर की तरफ आएगा, मिनिमाइज करने के लिए ली चैट लेयर्स क्या बोले थे, कम की तरफ आएगा, तो इधर की तरफ आएगा। ए देखो इधर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन टूट रहा है जी, बैकवर्ड आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो सॉल्यूशन टूट रहा है मतलब सॉलिड और लिक्विड वापस बनने लग रहा है। अरे सॉलिड और लिक्विड मिलता तब तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता, ये तो टूट ही रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो इस केस में सॉल्युबिलिटी घटेगा, ठीक है। तो अगर कभी पूछे व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो इसको ऐसे ही दो पार्ट में बांट के बताना है। एक इंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव, तो इस केस में ये बता देना है, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस केस में ऐसे बता देना है, ठीक है भाई। ये यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस पे, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे। चलो अब बात आगे बढ़ाते हैं। सॉल्युबिलिटी जो फेज है, इस चैप्टर में 3 फेज है, पहला कंसंट्रेशन टर्म्स, दूसरा सॉल्युबिलिटी और तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्युबिलिटी जो फेज है इसको कितना पार्ट में बांट के पढ़ना है, 3 पार्ट में। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तीसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अभी जो ये पढ़ रहे थे, ये क्या पढ़ रहे थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो नेक्स्ट हेडिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, पहले थोड़ा प्रेशर वाला बात कर लो। जब सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन था तो प्रेशर ऊपर से बढ़ा रहे थे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल था। लेकिन वही गैस इन लिक्विड,
अच्छा यहाँ पे गैस क्या है? सॉल्यूट। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब लिक्विड ज्यादा होगा, तो सॉल्वेंट। आई गैस क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। अब बात है कि गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है, ऊपर से तुम प्रेशर बढ़ाओ। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? इसका सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगा। इतना तो क्लियर है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, क्या कि गैस तो कंप्रेसिबल ही नेचर होता है, तो गैस कंप्रेस करके मिलेगा अच्छे से, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा? जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? इसका क्वांटिटेटिव रिलेशन हेनरी, एक साइंटिस्ट थे, वो दिए थे। बड़ी शानदार साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए। हेनरीज लॉ। कौन लॉ? हेनरीज लॉ। खैर हेनरीज लॉ तो आगे पढ़ेंगे, अभी बस ये लिख लेते हैं कि हेनरी साइंटिस्ट थे जो क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटेटिव मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कितना बढ़ेगा, क्वांटिटेटिव रिलेशन में बताएं प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। तो लिखोगे हेनरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव quantitative relation between pressure and solubility of गैस इन लिक्विड। ठीक है, रटना नहीं है, समझ के रखना है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा, ये तो पक्का है। अब इसका क्वांटिटेटिव रिलेशन कौन बताएं? तो हेनरी बताएं। क्या बताएं वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी पहले ये लिख लिए, ये रटने के लिए नहीं लिखवाएं, समझने के लिए कि भाई हेनरी बताएं, है ना, क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये बात बहुत ध्यान रखना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कंसेप्ट में भी काम आ जाता है कि हेनरी जो बोले वो कैसा सॉल्यूशन के लिए बोले, तो गैस इन लिक्विड के लिए बोले। बहुत बार अप्लाई कर देता है सॉलिड इन लिक्विड पे, नहीं, सॉलिड इन लिक्विड में तो प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो उसका सॉलिडिटी बढ़वे नहीं करेगा, तो उसके लिए हेनरी कैसे बोल देंगे जी? हेनरी जो बात बोले वो किसके लिए बोले? गैस इन लिक्विड के लिए बोले। ठीक है भाई, नीचे में पॉइंट करके इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी पहले क्या पढ़े थे? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसीलिए तो बोले रटना नहीं, समझना जरूरी है, कंफ्यूज कर जाएंगे ना। इधर में व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस और लिक्विड है, प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये और अच्छे से मिल जाएगा ना। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? क्वांटिटेटिव रिलेशन कौन दिए थे? हेनरी दिए थे, तो वो तो खैर आगे पढ़ेंगे, अभी इतना तो जान ले कि हाँ प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा? बढ़ेगा। तो एज प्रेशर इंक्रीजेज solubility of gas in liquid also increases। ठीक है भाई, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे? इसका वैसा नहीं, दो पार्ट में नहीं बांट के बताना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का बोलेगा तो उसको दो पार्ट में बताना है, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। इसका अगर बोलेगा व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो सीधे सीधे गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है, तुम नीचे से टेम्परेचर दे दिया तो गैस तो भागेगा, और जब गैस भाग रहा है दूर, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा, है ना। तो एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज solubility of gas in liquid
डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि गैस लिक्विड से क्या होगा, दूर भागेगा, गैस मूव अवे फ्रॉम द लिक्विड, है ना। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या, डिक्रीजेज। अब जानते हैं हेनरीज लॉ। अब क्वांटिटेटिव रिलेशन पे आ जाते हैं ना, तो हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। तो हेनरीज बोले कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का। इसका मतलब गैस इन लिक्विड, वेपर फेज मतलब यही तो, गैस इन लिक्विड है, और उसमें जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर दोगे, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, उतना ज्यादा इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। दिमाग में रखना, कभी भी डिफाइंड हेनरीज लॉ आता है तो यही बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अरे अभी भी दिमाग में करो ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। लिखोगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas इन द सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड हेनरीज लॉ कभी भी पूछे ये लैंग्वेज लिख देना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और हेनरीज लॉ का नाम सुनते ही दिल में ये आना चाहिए कि किसके लिए है, गैस इन लिक्विड के लिए है। किसके लिए है, गैस इन लिक्विड के लिए है। तो देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। अभी प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट भी आएगा, वो कांस्टेंट आ गया के एच। तो पी इक्वल टू क्या हो गया, के एच इंटू काई। यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया हेनरीज लॉ का। तो हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या बोलोगे, पी इक्वल टू के एच इंटू काई। यहाँ पे जो ये पी है इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, के एच को बोलेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट, या हेनरीज कांस्टेंट भी बहुत बार बोलते हैं, है ना। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी बोल सकते हो और हेनरीज कांस्टेंट भी बोल सकते हो। काई को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, जो सुने हुए हैं, है ना, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वही गैस का मोल फ्रैक्शन होगा। भाई ऐसा तो हो नहीं ना सकता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रख दे, काई O2 का निकल जाए, ये कैसे होगा। N2 का अगर पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा तो मोल फ्रैक्शन भी किसका निकलेगा, N2 का ही निकलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 लिखे तो यहाँ भी काई N2, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखे तो यहाँ काई O2, इस तरह से करके। तो एक बार बोल दो हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, P इक्वल टू के एच इंटू काई। फिर से एक बार हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, P इक्वल टू के एच इंटू काई। क्लियर है भाई, चलो। अब पता है पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो ना तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, है ना। स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि सॉल्युबिलिटी को बहुत सारा क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन के जगह पे सॉल्युबिलिटी एज्यूम कर लेते हैं, मोलरिटी के जगह पे सॉल्युबिलिटी एज्यूम करते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से पता चल जाएगा। तो ये देखो ना, अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा मतलब अच्छे से मिला हुआ है ना, अच्छे से मिला हुआ है मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो ऐसा नहीं सोचना कि सर उस समय से तो आप बोल रहे थे कि
पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में रिलेशन बताएगा। ये तो दूसरे में बता दिया, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में बता दिया। नहीं यार, मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी ज्यादा। फिर से एक बार, अरे मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा मतलब अच्छे से मिला, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी ज्यादा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया कि मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी ज्यादा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि केएच ज्यादा तब सॉल्युबिलिटी क्या। तो देखो भाई, केएच अगर ज्यादा, इसको बैलेंस रखना है तो केएच को अगर तुम बढ़ा दोगे तो इसको तो घटाना होगा, मोल फ्रैक्शन को घटाना होगा। मोल फ्रैक्शन को घटा रहे हो मतलब सॉल्युबिलिटी भी कम। तो केएच ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम। लिख लोगे, केएच अगर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम। अगर दो अलग अलग सब्सटेंस दिए हुआ है, दोनों के लिए केएच का वैल्यू दिया हुआ है, और बोल रहा है कि बताओ किसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, तो दोनों में फोकस करेंगे किसका केएच कम है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जिसका केएच कम उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, जिसका केएच ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी कम। क्लियर है भाई? तो केएच अगर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या, कम। हो गया। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, हेनरीज लॉ का। हेनरीज लॉ का इधर में प्रेशर ले लिए और इधर में ले लेंगे काई, क्योंकि हेनरीज लॉ में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में था ना रिलेशन। तो वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिए और एक्स एक्सिस पे काई ले लिए। तुम लोग जानते हो P इक्वल टू के एच इंटू काई, जो पहले वाई एक्सिस पे रखे हुआ है और काई एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। और y इक्वल टू एम एक्स होता है, तो क्या जानते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। फिर से एक बार, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर 11 में पढ़े होगे तो ठीक, हालांकि स्ट्रेट लाइन में है मैथ में, बायोलॉजी वाला बच्चा भी, केमिस्ट्री में बहुत जगह पढ़ाया जाता है इस तरह का चीज़, है ना। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं जानते होगे तो अब कर लो, नहीं यार सोच के उतना क्या परेशान होना है ना, अभी कर लो दिमाग में कि y इक्वल टू एम एक्स मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, देखो ये ओरिजिन है ना, इससे स्ट्रेट लाइन ये हो गया। हाँ, अब ये तो y एक्सिस पे प्रेशर हो गया, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन हो गया, ये स्लोप क्या हो गया, kh। तो यही जो होता है ना, यही स्लोप होता है, इसको टेन थीटा बोलते हैं नहीं। तो ये क्या हो गया, kh के बराबर हो गया। तो ये ग्राफ थोड़ा दिमाग में रखना है हेनरीज लॉ का, कि P इक्वल टू के एच इंटू काई मतलब y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, इस तरह का ग्राफ बनेगा। m को क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप क्या है, kh के बराबर है। ठीक, अब देखते हैं अप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इसका जनरल लाइफ में क्या यूज है हेनरीज लॉ का। एक बार थोड़ा बोल दोगे ना, हेनरीज लॉ क्या होता है, जब तक सोचो हेनरीज लॉ क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ देखना है। हेनरीज लॉ क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू के एच इंटू काई। ठीक, चलिए अब इसका जनरल लाइफ में क्या यूज है देखते हैं। हेनरीज लॉ का क्या एप्लीकेशन है, पहला, थोड़ा ध्यान से सुनना, घर में पानी है, एक गिलास पानी ले लिए, उसमें एक चम्मच सत्तू घोल लिए, और सत्तू घोल रहे हो, सत्तू सॉल्यूशन बना रहे हो पीने के लिए, सत्तू घोल रहे हो, उतने में कॉल आ गया कोई दोस्त का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फोन को दिया जाता है जनरली, ज्यादातर कंडीशन में, है ना। तो घोलना बंद किए, खाना पीना बाद में, पहले बात कर लेते हैं। तो बात उत किए, बात हो गया 8 से 10 मिनट। उसके बाद फिर सत्तू सॉल्यूशन जो था, ये ऐसे ही लेके, पहले थोड़ा देर घोले हुए थे, ऐसे ही लेके पी लोगे कि मिलाओगे फिर पियोगे। तो आंसर होगा कि मिलाएंगे पहले फिर तब पिएंगे। क्यों, क्योंकि उतना देर में इसका सॉल्युबिलिटी घट गया। सही बात ना,
पहले जब मिला रहे थे तो अच्छे से मिला हुआ था, अब थोड़ा देर छोड़े तो उसका सॉल्युबिलिटी घट गया। ये मेरा बात समझ में आया? तो सत्तू सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कुछ देर गैप हुआ तो घट गया। अब आ जाओ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक होता है, चाहे सोडा वाटर का बात कर लो, बियर का बात कर लो, बियर कोल्ड ड्रिंक में नहीं आता है, पेप्सी का, स्प्राइट का, है ना, बियर भी ले लेते हैं इधर, है ना। तो इस सब में ना गैस भरा रहता है। कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। पेप्सी का बात कर लो, स्प्राइट का बात कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। तो ठीक है, कंपनी वाला क्या किया रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर के और भेज देता है। तो क्या हम लोग को अगर मान लो कोई दुकान में कोल्ड ड्रिंक पीना है तो चम्मच पॉकेट में लेके घूमते हैं क्या, या वो देता है क्या कि लीजिए मिला के पी लीजिए? वो भी तो सॉल्यूशन ही है, लिक्विड है और ऊपर से उसमें गैस भरे हुआ है। अब बोलोगे सर आप कहाँ से कहाँ चले गए, वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। इधर आप एग्जांपल दे दिए सत्तू सॉल्यूशन वाला, इसमें तो सत्तू सॉलिड है और लिक्विड। अरे ये समझाने के लिए कि बात समझ में आ पाए, इसलिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल माने हैं, उसको पूरा दिल पे नहीं लेना है सर कैसे सॉलिड इन लिक्विड से। अरे ये समझाने के लिए बोले हैं, ठीक है। तो सत्तू सॉल्यूशन जब तुम पहले कुछ देर मिलाए हुए थे, फिर कॉल आ गया तो फिर बाद में मिलाए, उसके बाद पिए। लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक में वो भी तो सॉल्यूशन ही है ना। ठीक है ये सॉलिड लिक्विड है, वो गैस इन लिक्विड, लेकिन है तो सॉल्यूशन ही ना। उसमें भी तो गैस को अलग, गैस तो और वोलेटाइल होता है ना, भागने में तेज होता है ना, तो गैस को तो और दूर भाग जाना चाहिए ना। लेकिन कंपनी वाला बताओ लिक्विड में गैस भर के और उसको भेजा, कितना दिन लगा होगा, उसके बाद तुम्हारे तक पहुंचा, उसके बाद तुम पी रहे हो और बिना मिलाए हुए पी रहे हो आराम से, है ना। क्या रीजन है? हेनरीज लॉ का कमाल है यहाँ। जितना कंपनी वाला था, सॉफ्ट ड्रिंक का, सोडा वाटर का, बियर का, शैंपेन का, ये सब क्या किया ना कि हेनरी लॉ को फॉलो किया। सील करते समय हाई प्रेशर पे इसको सील किया। जब बॉटल को सील कर रहा था सॉल्यूशन बना के लिक्विड और गैस का, उस समय हाई प्रेशर पे इसको सील किया। जब हाई प्रेशर पे सील करेगा तो इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा, खूब अच्छे से मिला रहेगा, है ना। हाई प्रेशर पे सील कर दिया। अब लो 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, कभी भी तुम उसको खोलो ढक्कन को तो एकदम वैसा ही बना रहता है, उसके अंदर सॉल्युबिलिटी अच्छा से बना रहता है। हाँ फिर तुम ढक्कन खोल के छोड़ दिए 1-2 दिन, तब तो फिर पूरा खत्म, तब तो फिर गैस रिलीज हो गया, निकल गया। तुमको फिर सील करके छोड़ना होगा उसको हाई प्रेशर पे। कंपनी वाला क्या करता है, सील कर देता है, हाई प्रेशर पे डालता है गैस, सील कर दिया हेनरीज लॉ को फॉलो करके, कि पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा दे देंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, खूब अच्छा से एकदम, हाँ, सॉल्यूशन जो है बना रहेगा। तो यही बात होता है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, बियर etc, बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। बॉटल को हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। जितना भी कंपनी वाला है सब किसको फॉलो किया, हेनरीज लॉ को फॉलो किया। तो ये पहला नंबर एप्लीकेशन लिख लेंगे, टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soft drink, soda water, beer etc, bottle is sealed under हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे बॉटल को सील्ड करेंगे, ठीक है भाई। दूसरा नंबर बात, दूसरा नंबर देखो ध्यान से सुनो। स्कूबा डाइवर्स, स्क्रू ड्राइवर नहीं, स्कूबा डाइवर, जो पानी में बहुत नीचे तक तैरने जाता है। पानी में जब बहुत नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर प्रेशर बहुत पड़ जाएगा। अभी हम लोग के ऊपर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 180 m। जब पानी में जाएंगे 1 फीट नीचे, 2 फीट नीचे, तो पानी का प्रेशर बढ़ता रहेगा। वो सब 1 फीट 2 फीट नीचे नहीं, अच्छा खासा नीचे जाता है, बहुत नीचे जाता है। जब बहुत डाउन में जाएगा तो बताओ प्रेशर तो काफी रहेगा पानी का। उस केस में बेंड्स आने का डर रहता है, ब्लीडिंग होने का डर रहता है।
क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गया, ब्लड का बढ़ जाता है। तो उस कारण से वो सबको एक पीछे देखते हो कि टैंक लगाए रहता होगा, और वो टैंक में, हाँ, यहाँ लगाए रहता है, उसको डाइल्यूट किए रहता है, हीलियम से डाइल्यूट करता है। उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, हीलियम को से डाइल्यूट करता है एयर को, और वो लेते रहता है, जिसके कारण से प्रेशर बढ़ने नहीं देता है। और जब प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो इसका सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगा, तो नस नहीं फटेगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर यही हो गया, टू एवॉइड बेंड्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 इन द ब्लड। टॉक्सिक मतलब फिर नशा नशा जैसा भी, एकदम पूरा अजीब टाइप का, चक्कर टाइप का भी आने लगता है प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ता है। टू अवॉइड बेंड्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 इन द ब्लड, टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। एयर आता है और वो क्या चीज से डाइल्यूट किया जाता है, हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है, जिसके कारण एयर जब सफिशियंट अमाउंट में लेते रहेगा तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड नहीं बढ़ेगा, मतलब अंदर में गैस इन लिक्विड सॉल्विटी नहीं बढ़ेगा, सॉल्विटी जब नहीं बढ़ेगा तो नसूस नहीं फटेगा कहीं से। तो लिखोगे टू एवॉइड बेंड्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ high concentration of N2 in the blood, N2 in the blood, tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium। एयर भरा रहता है और वो किससे डाइल्यूट आता है, हीलियम से डाइल्यूट होता है, जिससे बेंड्स नहीं आता है, नस उस फटने का डर नहीं रहता है। तीसरा नंबर एप्लीकेशन क्या है, हेनरीज लॉ का। जो भी लोग ऊंचा प्लेस पे रहते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, वो क्या होता है ना, वो थोड़ा बुद्धू टाइप का होता है, ठीक से उतना सोच नहीं पाता है ना, और उसको वीकनेस टाइप का भी रहता है। तो जो भी ऊंचा प्लेस वाला लोग होता है, वो उतना अच्छे से, जिसका प्लेस ठीक रहता है, नॉर्मल प्लेस रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो अच्छे से अपना सोच पाया, हर चीज़ ठीक ठाक कर पाया। लेकिन जो भी ऊंचा जगह का देखोगे ना, उतना अच्छे से नहीं सोच पाता है, और वीकनेस टाइप का भी होता है ना। उसको हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया, ई कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया, ठीक से सोच ना पाए और वीकनेस वीकनेस टाइप का लगे तो उसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। देखो, जैसे जैसे नीचे जा रहा था प्रेशर बढ़ रहा था, ऊपर जाएगा ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो सॉल्विटी घटेगा, जिस हिसाब से ब्लड सर्कुलेट करना चाहिए उस हिसाब से नहीं करेगा। जब ब्लड सर्कुलेट कम करेगा, उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है सोच नहीं पाएगा, कमजोरी जैसा लगेगा। तो ये है हाई अल्टीट्यूड वाले के लिए, मतलब ऊंचा प्लेस पे रहने वालों के लिए। ठीक है, तो एट हाई अल्टीट्यूड लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स, मतलब जो ऊपर चढ़ा हुआ है ऊंचा प्लेस पे उसको क्लाइंबर्स, कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, डब्ल्यू ई ए के वीक मतलब कमजोर, डब्ल्यू डबल ई के मतलब सप्ताह हो जाता है ना, बिकम वीक एंड मेक देम unable to think clearly which are symptoms of a condition known as
एनोक्सिया। ठीक है, चलो तो दो एप्लीकेशन इसका लैंग्वेज में याद कर लेना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ बोलता है तो कोई भी दो लिख दोगे सब्जेक्टिव में तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तीसरा याद नहीं करना, इसमें से कोई भी दो याद कर सकते हो, जो तीसरा याद नहीं करना उसको कायदे से अच्छे से समझ के रखना है। ऑब्जेक्टिव में तो किसी से पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में वो थोड़े ना जानता रहेगा हाँ ये भाई साहब दो ही याद किए मैं तो इसी से पूछेंगे, किसी से भी पूछ सकता है। तो अच्छे से तीसरा वाला समझ के रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछे तो उसको भी बना सके। हाँ, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कोई दो लिख दोगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू के एच इंटू काई। ठीक है, तो चलो पॉज करके पहले इसको गिवन लिखो, फॉर्मूला लगाओ, बना लो, उसके बाद देखोगे। बड़ी इजी क्वेश्चन है यार, बना लो, ठीक रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम गैस, मोल फ्रैक्शन मतलब काई, हीलियम 1.25 इंटू 10 पे पर कितना -6। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ हीलियम गैस गिवन, के एच दिया हुआ है 150 किलो बार और प्रेशर निकालना है। तो P इक्वल टू, ये तो भाई एक ही फार्मूला ही है जिसमें के एच आता है, और कोई फार्मूला है नहीं। तो P इक्वल टू के एच इंटू काई, के एच दिया हुआ है 1, अच्छा काई एच ई का है, हीलियम का है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी हीलियम का निकलेगा। तो के एच दिया हुआ है 150 किलो बार, किलो बार को बार में करोगे तो 1000 10 पे पावर 3 इंटू काई एच ई दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 पे पावर कितना -6। ठीक है, अब 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जार 75, 7 15 2 जार 30, 7 3 15 15 3 18। ठीक है, अब क्या बचा 10 और 10 पे पावर 3 कितना 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 और 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2, है ना। मतलब बाई 100 मतलब डिसिमल यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 1.25 है तो डिसिमल 2 डिजिट और 15 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई किए ना 125 में, तो 2 डिजिट और पीछे आएगा तो 0.1875 यूनिट क्या हो जाएगा, ये बार में है। देखो काई का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो के एच बार में रखे हैं ना, तो प्रेशर भी क्या चीज़ में आ जाएगा, बार में आ जाएगा। तो 0.1875 बार, या फिर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दे 1.875 इंटू 10 पे पावर -1, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन पॉज करके पहले गिवन लिख के बना लो जितना दूर तक बने, उसके बाद फिर जहाँ पे लगे कि फंसने लगे उसके बाद फिर देखना है, अच्छा रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर दिया हुआ है, अंडर ए नाइट्रोजन प्रेशर, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है 1 atm, डिजॉल्व 0.02 ग्राम N2, मास ऑफ N2 0.02 ग्राम, टेम्परेचर दिया हुआ है 293 केल्विन, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच पूछ रहा है। लगा दे फॉर्मूला P इक्वल टू के एच इंटू काई, है ना। अच्छा, यहाँ जो प्रेशर दिया हुआ है N2 का दिया हुआ है ना, तो काई भी N2 का रखना होगा। प्रेशर ऑफ N2 कितना रख देंगे 1, के एच निकालना है। काई N2 का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ N2, मोल ऑफ N2 मतलब मास दिया हुआ है 0.02 बाई मोलिकुलर मास 28, फिर डिवाइड बाई मोल ऑफ N2 यही रखेंगे, प्लस मोल ऑफ पानी। अब पानी का मास नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। बोलो सर लगा दीजिए, है वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम बाई 22.4 नहीं लगाएंगे। वॉल्यूम बाई 22.4 कब लगाते, जब वॉल्यूम एसटीपी पे दिया रहता है। यहाँ पे सीधे वॉल्यूम बोले हुआ है कि 1 लीटर है, एसटीपी सब का बात नहीं किया हुआ है, एनटीपी सब का बात नहीं किया हुआ है। तो इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लो, 1 लीटर है ना, तो इसको 1 kg, 1 लीटर को अप्रोक्स में 1 kg बोलते हैं, 1 kg में को ग्राम में करना है तो 1000 ग्राम बाई मोलिकुलर मास, है ना। मोलिकुलर मास 2 इसका 16 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम बाई 22.4 लगा देंगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि एसटीपी या एनटीपी पे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है ना। तो इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लिए, 1 लीटर मतलब क्या 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और फिर इस तरह से करेंगे। तो 1 इक्वल टू के एच इंटू 0.02 बाई 28। अब नीचे देखो 1000/18 55.55 होता है, जिसको अप्रोक्स में 55.6 बोलोगे। ये पहला ही से 0.02 है, अब बाई 28 करोगे तो और डिसिमल पीछे आएगा
तो इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा होगा। जब एक वैल्यू बहुत बड़ा रहे, एक वैल्यू बहुत छोटा रहे, दोनों को ऐड करना है तो छोटा वाला नेग्लेक्ट हो जाता है ना। तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब नीचे में 1000/18 1000/18 होगा, तो इंटू करेंगे तो 18 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है केमिस्ट्री का सॉल्विंग में, कैलकुलेशन में ये सब चीज़ अपनाना। अगर तुम पूरा नौटंकी करते रहोगे तो करते रहो, फिर क्या दिक्कत है, करते रहो, है ना। ये जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है नेग्लेक्ट वाला। अगर एक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक वैल्यू बहुत कम है, तो उसको क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, के एच को अकेले करो, के एच को अकेले करोगे तो 28 ऊपर जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा, बाई 0.02 इंटू 18 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा, 2 से ही 14 हो जाएगा, 2 से ही 7, 2 से ही कितना हो जाएगा 9, है ना। डिसिमल देंगे तो 70, 9 7 जार 63, फिर 7 7 आता जाएगा तो 8 कर देंगे, है ना, इंटू 10⁻³ 10⁻², 10⁻5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻1 10⁻5 10⁻4, ठीक है। अब बात है कि केज का यूनिट क्या होगा, तो प्रेशर का यूनिट क्या है एटीएम, काई का यूनिट कुछ होता नहीं है, तो केज का भी यूनिट क्या हो जाएगा एटीएम, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख ही लोगे फुल्ली, अभी अच्छे से सुन लोगे, इसमें एक कंसेप्ट बड़ी शानदार है, बाद में फिर अपने से प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, है ना। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8 दिया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 गैस फ्रॉम एयर डिजॉल्विंग 10 मोल ऑफ पानी, मोल ऑफ पानी दिया हुआ है, मोल को स्मॉल n से डिनोट करते हैं ना, तो मोल ऑफ पानी दिया हुआ है 10 मोल, एंड 5 atm टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 5 atm, और केज का वैल्यू दिया हुआ है 10⁵ atm, ये गिवन है, हाँ। अब थोड़ा क्वेश्चन को पकड़ो कि क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, मतलब ये जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है ये N2 इन एयर, N2 गैस, एयर भी गैस, मतलब गैस इन गैस के लिए ये चीज दिया हुआ है। और फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 गैस फ्रॉम एयर, मतलब जो एयर से N2 गैस निकल रहा है वो जब डिजॉल्व हो रहा है पानी में, मतलब गैस इन लिक्विड के लिए पूछ रहा है। इस बात को समझो। कोई कोई सीधे सोच ले रहा है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दिया हुआ है ना, मोल ऑफ N2 पूछ रहा है, लगा दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू मोल ऑफ N2 बाई मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O, पुट पाट करके बना दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। ये जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो गैस इन गैस का दिया हुआ है, और ये N2 गैस जब पानी में मिल गया है उस समय का मोल पूछ रहा है। तो हम लोग को जो मोल फ्रैक्शन पहले जुगाड़ करना होगा वो N2 इन वाटर का निकालना होगा, लेकिन अभी N2 इन एयर का है। इस बात को देखो, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर निकल जाएगा तब ना मोल ऑफ N2 बाई मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O कर देंगे, काम हो जाएगा, है ना, निकाल लेंगे मोल ऑफ N2। हम लोग को फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन वाटर निकालना है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर कैसे निकलेगा, गैस इन लिक्विड, तो हेनरीज लॉ, तो P इक्वल टू के एच इंटू काई, उसके लिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पता होना चाहिए, तब तो काई N2 निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकलेगा। यहाँ पे टोटल प्रेशर पता है, तो पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में डाल्टन्स रिलेशन बताए थे कि PA इक्वल टू काई ए इंटू PT, क्या बताए थे डाल्टन्स, PA इक्वल टू काई ए इंटू PT, यही रिलेशन बताए थे डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में। यही लगा देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू काई N2 इंटू PT, इसकी हेल्प से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा, और जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा फिर हेनरीज लॉ लगा देंगे, P इक्वल टू के एच इंटू काई, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यहाँ से पटक देंगे, के एच दिया हुआ है, काई N2 निकल जाएगा, जब काई N2 निकल जाएगा फिर उसको खोलेंगे तो मोल ऑफ N2 निकल जाएगा, है ना। चलो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू काई N2 इंटू P2, काई एन गैस के लिए, डाल्टन्स लॉ किसके लिए बोले थे, गैस के लिए बोले थे, PA इक्वल टू काई इंटू PT, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो काई N2 0.8 गैस के लिए है, टोटल प्रेशर 5 atm, 5 8 40 4 atm, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया।
अब लगा दो फॉर्मूला, के एच इंटू काई एन टू। पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू कितना रख दोगे 4, के एच कितना है 10⁵ इंटू काई एन टू। काई एन टू को अकेले करो तो 4 बाई 10⁵, तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻5, ये तुम्हारा काई एन टू आया। तो बोलो सर काई एन टू तो पहले, अरे जब पहले जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू था वो किस में था, एयर में था। इस फॉर्मूला से निकाले हो गैस इन लिक्विड वाले से, तो इसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू आया वो पानी का आया। ठीक, अब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू आ गया, अब इसको ओपन कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 रख दो ये वाला वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁵, 4 इंटू 10⁻⁵। मोल ऑफ N2 निकालना है, नीचे में भी मोल ऑफ N2 अब प्लस मोल ऑफ H2O, देखो कितना दिया हुआ है 10 मोल दिया हुआ है, ये रख दो यहाँ पे 10। अब 4 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू मोल ऑफ N2, नीचे में ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁵ मोल फ्रैक्शन, ये बहुत कम है, बहुत कम है। इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है। सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है मतलब इसके रेस्पेक्ट में ही बहुत कम, मतलब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और सर नीचे में नेग्लेक्ट कर दिए तो ऊपरों में नेग्लेक्ट कर दीजिए, वैल्यू 0 बोल दीजिए। ए भाई, जब ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, एक वैल्यू बहुत बड़ा होता है, एक वैल्यू बहुत छोटा होता है, तब उसको नेग्लेक्ट करते हैं। जब अकेले रहेगा तो कैसे नेग्लेक्ट कर देंगे, चाहे बहुत कम क्यों ना हो, नेग्लेक्ट कैसे कर देंगे। तो यहाँ पे मोल ऑफ N2 नेग्लेक्ट नहीं होगा, ये ऐड करना है, ये नेग्लेक्ट हो गया। अब मोल ऑफ N2 को अकेले कर दो तो 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -5 1 तो -4 मोल, ये हो गया आंसर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखें कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दिया हुआ था वो गैस का दिया हुआ था, एयर में दिया हुआ था, और मोल ऑफ N2 पानी में मिला दिया था, उस समय का पूछ रहा था। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन पानी पूछ रहा था, तो हेनरीज लॉ लगाना पड़ा और उसके आधार पर फिर निकाले एक नया चीज़ देखें, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, PA इक्वल टू क्या, काई ए इंटू PT। थोड़ा दिमाग में रखेंगे, गैस के लिए है वो बात, है ना। चलो, ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन हो गया। अब इतना से रिलेटेड जो आज हम लोग पढ़े, इससे रिलेटेड NCERT का क्वेश्चन इन टेक्स्ट का 6 7 एक्सरसाइज का 11 12 13 35 39, ये क्वेश्चन फेयर में ही इसी के नीचे, ये बात जहाँ तक हम लोग ये लिखे हैं उसी के नीचे ही रहेगा, ताकि पता रहे कि इतना टॉपिक के बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेकिन बनाना कहाँ है ये क्वेश्चन को, रफ कॉपी में। इस क्वेश्चन को रफ कॉपी में, ये सब फेयर में रहेगा, ये वाला रफ कॉपी में रहेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।